इंस्टिंक्ट पे हमने बात फिनिश की थी लास्ट टाइम, इंस्टिंक्ट तक आ गए थे हम, ठीक है। तो इन फ्रॉइड्स ड्राइव थ्योरी इज ए कॉर्नस्टोन ऑफ हिज साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी. इट posits that human behavior is motivated by internal forces called drives or instinct, which originate from physical needs and operate largely unconsciously. यहाँ तक हम बात कर चुके हैं. ओके, these drives are the fundamental sources of psychic energy. एंड ये जो साइकिक एनर्जी है, साइकिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी है साइकिक और फिजिकल, ठीक है. फिजिकल एनर्जी का जिक्र नहीं किया उन्होंने. साइकिक एनर्जी जैसे फिजिकल एनर्जी वैसे ही साइकिक एनर्जी हमारे जो साइकोलॉजिकल ड्राइव्स या इंस्टिंक्ट या फिर हमारी इड की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उनको कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर या यूज़ हो रहा है वो साइकिक एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, ठीक है. जब हम एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में किसी थॉट में, ठीक है, थॉट लेट्स से कि अभी आई माई इड वांट चॉकलेट, ठीक है, और कोई इंडिविजुअल डाइट पे है, ठीक है, और मीठा बंद कर रखा है उन्होंने और अभी मीठा खाने का मन कर रहा है, तो अब एनर्जी या तो लगाओ पर्टिकुलर फूड पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप थॉट में लगा सकते हो कि एज्यूम करो, इमेजिन कर रहा है इंडिविजुअल कि मैं बहुत सारा मीठा या फिर केक चॉकलेट कुछ भी कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, उससे भी इड सेटिस्फाई हो सकता है. वहाँ पर थॉट में एनर्जी लग रही है तो कैथेक्सिस उस तरफ हो गया. अदरवाइज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में लगा रहे हो तो वो कैथेक्सिस मतलब कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑब्जेक्ट में, किसी थॉट में, थिंकिंग में, उसको बोलते हैं कैथेक्सिस. ओके, ठीक है. सो इन्होंने दो तरह के इंस्टिंक्ट का जिक्र किया है, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट. देखते हैं क्या है. सो लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है. दीज सर्व एज पर्पज of survival and are manifested in the form of psychic energy called libido, ठीक है. Death instinct are the unconscious drive towards decay, destruction and aggression, ठीक है. तो हमारा एग्रेशन जो डेथ इंस्टिंक्ट है और जो भी हमारे पर्पज सर्वाइवल के लिए हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो सब हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट है. ओके, डिटेल में पढ़ते हैं. सो libido can be attached to or invested in mental representation of external object that will satisfy instinctual needs. जो हमारी libido है वो कैथेक्सिस की हेल्प से एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है. ए प्रोसेस नोन एज कैथेक्सिस, जो एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है उसको कैथेक्सिस बोला है. द मोर इंपॉर्टेंट द ऑब्जेक्ट इज द मोर द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैथेसाइज्ड. ओके, जितनी कोई ऑब्जेक्ट कितना इन थॉट या ऑब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट होगा उतनी ही एनर्जी उसकी तरफ प्रोवाइड कर दी जाएगी. टू प्राइमरी इंस्टिंक्ट जो अकॉर्डिंग टू ड्यूअल इंस्टिंक्ट थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की. सबसे पहले इरोज ऑल्सो नोन एज लाइफ इंस्टिंक्ट. ओके, दीज इंस्टिंक्ट्स आर कंसर्न्ड विद सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड प्लेजर. दे प्रमोट लाइफ ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन. ओके, दीज आर नॉट जस्ट सेक्सुअल बट ऑल ओवर जो हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट में आ सकते हैं कि जिसमें हम सर्वाइवल से कंसर्न है, रिप्रोडक्शन से एंड प्लेजर से, ठीक है. तो लिबिडो क्या है हमारी साइकिक एनर्जी. लिबिडो एज साइकिक एनर्जी. लिबिडो इज ए फ्यूल, ठीक है, जो हमारी एनर्जी है साइकिक एनर्जी जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं कैथेक्सिस की प्रोसेस की हेल्प से. लिबिडो एनर्जी है, कैथेक्सिस एक प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग दिस लिबिडो और एनर्जी. ओके गाइस, हेलो, हाँ. सो लिबिडो एज साइकिक एनर्जी हमने पढ़ा. थैनेटोज क्या है. थैनेटोज, दीज आर डेथ इंस्टिंक्ट्स. दीज इंस्टिंक्ट आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन एंड रिटर्न टू एन इनऑर्गेनिक स्टेट, डेथ. दे रिप्रेजेंट ए ड्राइव टुवार्ड्स एंट्रोपी एंड डिसइंटीग्रेशन. कि जब हमारे वो इंस्टिंक्ट जो हमें डेथ की तरफ लेके जाएं उनको थैनेटोज बोला है या डेथ इंस्टिंक्ट बोला गया है, ठीक है. हमारी अनकॉन्शियस डिजायर होती है डेथ की, और एग्रेशन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ थैनेटोज. जैसे कि एग्रेशन, फॉर एग्जांपल एग्रेशन इन्होंने थैनेटोज का एक्सप्रेशन बताया. एग्रेशन इज सीन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट डायरेक्टेड आउटवर्ड, जो कि हम दिखता है हमें. ओके, सो लिबिडो इज द फ्यूल, साइकिक एनर्जी that
पावर्स बोथ इरोज एंड थैनेटोज, जो कि दोनों को, थैनेटोज को भी जब भी जरूरत होती है ना, लेट्स से कि डेथ इंस्टिंक्ट को जरूरत है एनर्जी की, तो लिबिडो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट को जरूरत है, इरोज को जरूरत है, तो लिबिडो यहाँ पे लग जाएगी। लिबिडो इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है। तो सेक्सुअल एनर्जी के नाम से भी जानी जाती है लिबिडो, बट इट इज एक्चुअली साइकिक एनर्जी होती है ये। तो जैसे कि लेट्स से कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना नॉर्मल, तो वहाँ पे पूछ लेंगे कि सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है, तो सेक्सुअल एनर्जी, साइकिक एनर्जी सब लिबिडो ही है हमारे पास, ओके। जितनी भी साइकिक एनर्जी है वो लिबिडो ही है, डोंट फॉरगेट दैट। तो आप अगर इसको बोले ना सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, तो वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी के अंदर सेक्सुअल एनर्जी भी आएगी, ओके। इट इज, देखो ये लिखा, इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सेक्सुअल एनर्जी बट इन ए ब्रॉडर सेंस इट इज द एनर्जी ऑफ लाइफ इटसेल्फ। साइकिक एनर्जी है ये एक्चुअल में हमारे पास। बताइए, क्लियर? हाँ, अभी फ्लूइड ही चल रहा है। ठीक है, ओके। सिगमंड फ्रॉइड का ये इंस्टिंक्ट और ड्राइव थ्योरी है ये, अकॉर्डिंग टू हम ऐसे मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, कि हम पर्टिकुलर एक जैसे इड कोई डिमांड करती है, ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ती है। जो कैथेक्सिस है, इड की डिमांड को पूरा किया जा सकता है अगर वो, मतलब कि ईगो ये समझती है कि रियलिटी बेस्ड है वो डिमांड, तो पूरा कर दिया जाएगा। रियलिटी बेस्ड नहीं है तो अनकॉन्शियस में चली जाएगी आपकी, ठीक है, वो एज एन फिर अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगी, या फिर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो गया सुपर ईगो और आपके इड में, वो भी कहीं और तरीके से आप शो कर सकते हो। जैसे कि फिर डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अलग अलग सप्रेशन रिप्रेशन ये वाले, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है सिगमंड फ्रॉइड का। साइको एनालिसिस लगभग हमने फिनिश कर लिया है, ओके। सिगमंड फ्रॉइड स्टैंड फॉर towering figure in the history of psychology. His groundbreaking theory, psychoanalysis, revolutionized our understanding of human mind by emphasizing the role of the unconscious in shaping our thought, behavior, and mental health. However, Freud ideas didn't emerge in a vacuum. Let's dwell deeper into the development of psychoanalysis, exploring the key influence of the Freud on contribution. तो यहाँ पे बेसिकली समरी डाल रखी है। तो हिस्टीरिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। हिस्टीरिया बेसिकली क्या है, जब हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से फिजिकल सिम्टम्स आने लगे, कोई भी ऑर्गेनिक कोज नहीं है किसी फिजिकल सिम्टम का, और जो कि माना जाता था कि सिर्फ फीमेल को होता है, उसको हिस्ट्रिया बोलते हैं, ठीक है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर आता है आज के टाइम पे ये, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, नॉट बिग डील। हिस्ट्रिया आज के टाइम पे हम यूज़ नहीं करते, बट इन्होंने हिस्ट्रिया का से स्टार्ट की थी। तो एक जो पेशेंट थी एनआओ, वहाँ उनकी केस स्टडी इन्होंने पब्लिश कर रखी है, ठीक है। वो केस स्टडी मिली तो मैं वो भी भेज दूंगा, आपका मन हो तो पढ़ लेना, ओके। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बस आपको याद रखना कि एनओ हिस्ट्रिया से पीड़ित थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। और सिगमंड फ्रॉइड ने फिर जो सेल्सोक, एक्चुअली PTSD जिसको हम जानते हैं, ये उस टाइम पे सेल्सोक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सेल्सोक। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि हिस्ट्रिया मेल के अंदर भी होता है, बट वो सेल्सोक के नाम से, ओके, मतलब कि मेरे को ध्यान नहीं, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि जो PTSD है वो मेल का हिस्ट्रिया जाना जाता था, ठीक है। अर्लियर, पहले, उससे पहले क्या है कि ऐसा माना जाता था कि फीमेल को ही होता है हिस्ट्रिया, ओके। मैं हिस्ट्रिया की एक वीडियो भेजूंगा, आप लोग देखना उसे। नाउ इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है, काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रहे थे उस टाइम, जो भी डॉक्टर थे वो सभी बिलीव करते थे, बट टाइम अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करता ही है कि उस टाइम पे ऑब्वियसली इतनी साइंटिफिक वो नहीं थी, फीमेल थोड़ी सी सप्रेस्ड रहती थी, मतलब मेल सोसाइटी के मेल जो ग्रुप है उसके द्वारा, ओके। तो उस टाइम पे बहुत अलग अलग मान्यताएं ऐसी थी जो कि साइंटिफिकली सही नहीं थी, तो धीरे धीरे हमने उन चीज़ों को ठीक किया, ओके। सो फ्रॉइड एंगेज्ड इन सेल्फ एनालिसिस, dwelling into his own dreams, emotions, memories. This reflection convinced him of the importance of infantile sexuality and led to the development of psychosexual stages. And जो हमने stages पढ़ी थी 5, oral, anal, phallic, latency and genital, okay। और फिर ये जो इनकी जो एज ग्रुप है 0 से 18, 1 to 1 से 3 साल, या फिर 18 से 3 मंथ, 3 to 6, और ये 6 to
11 और यहाँ पे 11 प्लस। ओके, तो ये ऐसे ही ऐसे एरिक एरिक्सन ने उठाई, कुछ नाम चेंज किए उन्होंने ऑब्वियसली, बट जो ये 5 स्टेजेस थी, ठीक है, इनके जैसे ये कहा कि ये फेलिक स्टेज नहीं है, इसको जेनिटल नाम दिया, ठीक है, इसको एडोलसेंस नाम दिया, बट जो स्टेजेस इन्होंने बताई थे ना वो वैसे ही उठाई और फिर आगे और एक्सप्लेन करी एरिक एरिक्सन ने। तो जैसे एरिक एरिक्सन या फिर कार्ल यूंग ये न्यू फ्रॉयडियन थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी भी दी है। ओके, तो उन्होंने फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताए, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वेंसडे सोसाइटी, इन्होंने वेंसडे साइकोलॉजिकल सोसाइटी ही है और वेंसडे को ही होती थी उनकी मीटिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नो मंडे नो ट्यूसडे। ओके, एंड बाद में इसका नाम चेंज होके वियना साइकोएनालिटिक सोसाइटी हो गया। ओके, ये पढ़िएगा, ठीक है, अच्छी है ये हिस्ट्री, ये पता होना चाहिए आपको कैसे कैसे साइकोएनालिसिस कैसे डेवलप हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है साइकोएनालिसिस का। उसके बाद फिर 1909 में इन्होंने लेक्चर दिया था अमेरिका में, ठीक है, जिसकी वजह से अमेरिकन साइकोएनालिटिकल एसोसिएशन बाय जेम्स पुतनम इन 1911 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, फाउंडिंग हुई, ठीक है, जो लेक्चर इन्होंने दिया था 1909 में यूनाइटेड स्टेट में। ओके, बताइए साइको एनालिटिकल जो पर्सपेक्टिव है या फिर साइकोएनालिसिस साइकोलॉजी है या ये स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। गाइस, यहाँ तक चीज़ें मुश्किल भी नहीं थी क्योंकि आप 3 या 4 बार पढ़ चुके होंगे ड्यूरिंग योर कोर्स, और ईड, ईगो, सुपर ईगो एंड कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये पढ़ाया जाता है जनरली, ठीक है, जनरली लोगों को इसका पता भी होता है। कुछ नए कॉन्सेप्ट हमने सीखे जो ओवरलुक हो जाते हैं, ठीक है, वो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है कि हमारा साइको एनालिसिस प्लस न्यू फ्रॉयडियन की जो थ्योरी है वो दोनों मिला के साइकोडायनेमिक जो स्कूल या फिर साइकोडायनेमिक थॉट प्रोसेस बनाता है, ठीक है। सो न्यू फ्रॉयडियन बेसिकली क्या थे, कुछ नहीं थे, ये वो हैं जो फ्रॉयड के बाद आए, जो जिनका बिलीव था फ्रॉयड की थ्योरी में, बट इनमें से बहुत सारे जैसे 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 इनको धीरे धीरे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते गए सिगमंड फ्रॉयड के साथ, और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग साइकोलॉजी भी दी है, बट वो साइको एनालिसिस है उसके जैसी ही है, उसी से स्टेम आउट हुई है। ओके, सो न्यू फ्रॉयडियन वर ए ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट्स who were influenced by Sigmund Freud's work but diverged from some of his core ideas. They generally agreed with Freud's emphasis on the importance of childhood experience. इन्होंने childhood experience की importance, psychic determinism जो होता है उनमें इनका मानना था, इन शेपिंग पर्सनैलिटी की साइकिक डिटर्मिनिज्म है हमारे पास, चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर देते हैं। ओके, बट दे प्लेस लेस एम्फेसिस ऑन सेक्स एंड एग्रेशन एज द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो उन्होंने जो सेक्सुअल जो पार्ट था, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो थी साइको एनालिसिस की, वो कम एग्री की वहाँ पे, ठीक है। सिंस सिगमंड फ्रॉयड क्रिटिसिज्म को मानते नहीं थे, एग्री नहीं करते थे किसी से, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो उनके लगभग सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए, जैसे कि जितने भी आए, सबसे पहले उनके कोलीग्स ब्यूरर उनके साथ हुए, ठीक है, उसके बाद कार्ल यूंग के साथ हुए, ठीक है, एंड जितने भी हमारे न्यू फ्रॉयडियन है सबके साथ तो खैर नहीं हुए होंगे, बट जो उनके क्लोज थे उनके साथ हुए। ओके, ओके, तो शिफ्ट कैसे हुआ सिगमंड फ्रॉयड से, जनरल शिफ्ट फ्रॉम फ्रॉयड थ्योरियन। तो एम्फेसिस उन्होंने ईगो फंक्शन को ज़्यादा एम्फेसिस दिया कि ईगो ज़्यादा काम किया, तो वहाँ से हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जो कि सिगमंड फ्रॉयड की डॉटर जो है एना फ्रॉयड, ठीक है, आई थिंक सबसे जो यंगेस्ट चाइल्ड था उनका एना फ्रॉयड ही थे, ठीक है। तो उन्होंने काम किया साइकोएनालिसिस पे फर्दर, तो डिफेंस सेल्फ कॉन्शियस पर प्रोसेसेस उनके ऊपर काम हुआ है, मतलब कि ईगो फंक्शंस के ऊपर काम हुआ है। ग्रेटर रोल टू सोशल एंड कल्चरल वेरिएबल्स, लेस एम्फेसिस ऑन सेक्सुअल अर्जेस एंड लिबिडो, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट बियॉन्ड चाइल्डहुड के बाद लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी दिए जैसे एरिक एरिक्सन ने, एंड कुछ और भी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखेंगे वो देखो ये हमारे पास न्यू फ्रॉयडियन है सारे के सारे, जैसे कि अल्फ्रेड कार्ल यूंग, एना फ्रॉयड, ओटो रैंक, ओके, एरिक फॉर्म, हाइंस हर्टमैन। तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कुछ जो थ्योरीज हैं वो डिटेल में पढ़नी है, जैसे कि एडलर की थ्योरी, कार्ल यूंग की थ्योरी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास
कैन हॉर्नी की थ्योरी, ठीक है, इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। जो पीनस एनवी का कॉन्सेप्ट दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने, ठीक है। फीमेल थी ये, ओके, तो उन्होंने कहा कि तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी हो सकता है, मेल के अंदर भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे, ठीक है, कैन हॉर्नी के बारे में, एरिक फॉर्म, और उसके अलावा हमें एरिक एरिक्सन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये दीज वर सम न्यू फ्रूडियंस, जो कि फ्रूइड की थ्योरी से कुछ एग्री कर रहे थे, कुछ इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो हमें क्या करना है, सिंस हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इनको तो हमें पता है, जैसे कि अल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी, ठीक है, कार्ल यूंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी दी, ठीक है, और इन्होंने एंजाइटी के ऊपर एंजाइटी के ऊपर काम किया है, कैन हॉर्न ने और भी काफ़ी काम किया, ठीक है। एना फ्रॉइड ने जो साइकोलॉजी दी है वो ईगो साइकोलॉजी दी है, ठीक है। और एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक फॉर्म ह्यूमनिस्टिक और साइको एनालिसिस को इन्होंने मिला दिया, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक जो फिलोसफी है हमारी, साइको एनालिसिस। तो ऐसे हमें ऐसे याद रखना है कि इनकी साइकोलॉजी का ये नाम है, ठीक है। कार्ल यूंग और अल्फ्रेड एडलर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसने दी, या फिर वो पूछेंगे कि अल्फ्रेड एडलर ने जो साइकोलॉजी दी है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी, कार्ल यूंग एनालिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है। तो देखो कार्ल यूंग एनालिटिकल साइकोलॉजी, तो यहाँ पे इन्होंने आर्कीटाइप्स का जिक्र किया है, पर्सनल अनकॉन्शियस का जिक्र किया है, ओके। एंड इसके अलावा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कार्ल यूंग को, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने दो टाइप दिए हैं, यहाँ से टाइप थ्योरी भी आई है हमारी, एक टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ओके। टाइप में इन्होंने बताया कि दो तरह के टाइप होते हैं, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। उसके अलावा इन्होंने कुछ टाइप के साथ, मतलब कि टाइप थ्योरी में हमारे पास एक्चुअली इनके उसमें ना 8 टाइप आ जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के साथ 4 और हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम अभी देखेंगे, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर, इन्होंने ना इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी। अब देखो साइकिक डिटर्मिनिज्म साइको एनालिसिस या जो साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी है उसका एक कोर सेंट्रल कॉन्सेप्ट में से एक है। बट इन्होंने क्या कहा है कि इनका काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू था। इन्होंने कहा कि ही बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल्स और द पर्सनैलिटी इज ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड नथिंग इज प्री डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर। इनका खुद का ओपिनियन था कि वी बिकम, हम हमारी पर्सनैलिटी, वी इंडिविजुअल्स बिकम समथिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डिटरमाइंड नहीं होता कुछ भी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी इनकी और ये पूछ ली जाती है, ठीक है। बर्थ ऑर्डर दिया इन्होंने एंड सोशल इंटरेस्ट में इनकी थोड़ी हमें डिटेल में पढ़नी है, सो इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी है अल्फ्रेड एडलर ने। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूल जाते हैं कि एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दी थी, एडलर ने कि कार्ल यूंग ने, ठीक है। तो देखो इसमें डी है और इसमें भी डी है, मैं ऐसे याद रखता था, अब तो याद हो गया, ठीक है। अल्फ्रेड में डी है और इंडिविजुअल साइकोलॉजी में भी डी है, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, और एनालिटिकल साइकोलॉजी हमारी कार्ल यूंग। क्लियर? ठीक है। कैरन हॉर्नी, इन्होंने साइको एनालिटिकल सोशल थ्योरी दी है, ठीक है, साइको एनालिटिकल सोशल थ्योरी। फ्रॉइड से फीमेल का जो एडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था, जो कि कार्ल यूंग ने एक्सप्लेन दिया था, ठीक है, उसके ऊपर ब्रोक हो गया था इनका, ठीक है, मतलब कि अलग हो गए थे। बेसिक हॉस्टिलिटी इन्होंने दी है, एंड उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ट्रामा इंपॉर्टेंट के ऊपर मतलब कि इन्होंने बात की है। बट सोशल फोर्सेस आर परमाउंट की, सोशल जो हमारे फोर्सेस हैं उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, ओके। उसके बाद एरिक फॉर्म ह्यूमनिस्टिक साइकोएनालिसिस इन्होंने दिया है, जो इन्होंने क्या किया कि ब्लेंड कर दिया फ्रॉइड को एंड कार्ल मैक्स की जो थ्योरी है ह्यूमनिज्म बेसिकली, ओके। तो ह्यूमनिटी इज यूनिक कम्बिनेशन लैक एनिमल इंस्टिंक्ट प्लस रैशनल थॉट्स स्ट्राइविंग फॉर रीयूनियन विद नेचर एंड अदर्स। इनको हम पढ़ेंगे जहाँ पर जितनी ज़रूरत है। तो इनके बारे में इनको याद रखना कि इन्होंने कॉन्सेप्ट को जो लव के कॉन्सेप्ट में ना ह्यूमनिस्टिक को और साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है ना, साइको एनालिटिक थ्योरी, उनको इंटीग्रेट कर दिया। उसको पूछ लिया जाता है ये किन्होंने इंटीग्रेट किया, ह्यूमनिस्टिक की और साइको एनालिटिकल थ्योरी को इंटीग्रेट किसने किया, किसने थ्योरी दी है, एरिक फॉर्म, ठीक है। किस काम में, कॉन्सेप्ट ऑफ लव में, ठीक है, इनका लव का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। क्लियर? ठीक है। हैरी स्टैक सुल्वियन, ठीक है, इनकी इंटरपर्सनल थ्योरी है, इसको पढ़ना है हमें क्योंकि यहाँ से पूछ लिया गया था, इस बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे,
जो जो इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बहुत डिटेल में हमें सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ना था, हमें पढ़ना है कार्ल यूंग को, एल्फ्रेड एडलर को, और जहाँ पे न्यू फ्रॉइडियन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक साइकोलॉजी के, जैसे और एरिक एरिक्सन को, एरिक एरिक्सन से पक्का पूछा जाता है और बिल्कुल डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको पढ़ना हमें, और बाकी जिनकी जो थ्योरीज हैं कल सब फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ेंगे इनको, सिल्विन को। तो इन्होंने इन्फेंसी के ऊपर बेसिकली डेवलपमेंट स्टेज दिए, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, द जुवेनाइल इरा एंड प्री एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस एंड लेट एडोलसेंस, ठीक है, एंड एडल्टहुड। तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं सीक्वेंस में, अगर कुछ भी डेवलपमेंट स्टेज है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड की हमारी है ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटियल, ठीक है। तो वो आपसे कह सकते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। एरिक एरिक्सन की स्टेजेस इनको पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब तक आया तो नहीं है, बट सिंस स्टेजेस हैं तो हमें याद रखना है, ठीक है। देखो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ये तो हमें पता है, ठीक है। एडोलसेंस से पहले प्री एडोलसेंस आएगा, अर्ली एडोलसेंस, लेटर, ये लगा देंगे। ये जुवेनाइल इरा कहाँ पे आएगा ये भूल सकते हैं बेसिकली, तो बस आपको याद रखना है चाइल्डहुड के बाद जुवेनाइल इरा आता है, और फिर तो लग ही जाता है, इट्स नॉट दैट हार्ड सीक्वेंस में लगाना। तो हाँ, ये आपका कल होमवर्क है। जो हमारी एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस थी, 8 स्टेजेस, और इन्होंने आइडेंटिटी एंड जनरेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये टेबल 2 बार बनानी है कम से कम आपके हाथ से, ठीक है। उनकी जो साइको सेक्सुअल स्टेजेस थी सिगमंड फ्रॉइड की, उन स्टेजेस को उठाया, ठीक है, जैसे कि उनका नाम चेंज कर लिया, ठीक है। पहली जो 5 स्टेजेस हैं वो वैसे ही हैं, ओरल, सेंसरी, मस्कुलर, एनल, फिर लोकोमोटर, जेनिटल। फेलिक को चेंज कर दिया उन्होंने, कहा कि ये फेलिक नहीं है, दिस इज लोकोमोटर जेनिटल स्टेज, ओके। एंड लेटेंसी, और जो हमारी जेनिटल स्टेज से एसोसिएट कर रही है, कोरस्पॉन्ड कर रही है, उन्होंने कहा कि ये एडोलसेंस स्टेज है, ओके। फिर यंग एडल्टहुड, फिर एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी और ओल्ड एज। तो ये एक्चुअल स्टेजेस हैं, दीज आर नॉट द स्टेजेस ऑफ जो हमारे एरिक एरिक्सन के स्टेजेस ये पढ़ाई जाती हैं कि ये स्टेजेस हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेजेस नहीं है, ये कोपिंग वो हैं, मल अडेप्टिव वर्सेस अडेप्टिव वेज ऑफ कोपिंग। अगर आपकी कोपिंग मल अडेप्टिव हुई तो इस स्टेज में मिसट्रस्ट हो जाएगा बच्चे को, अदरवाइज ट्रस्टफुल रहेगा, ठीक है। ऑटोनॉमी शो करेगा या फिर डाउट और शेम में रहेगा। दीज आर द कोपिंग स्ट्रेटजीज और वेज, ओके। दीज आर नॉट द स्टेजेस ये हैं, क्लियर। और ये वर्चूज हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ हैं, कुछ वर्चूज इन्होंने दी हैं, ये सब पूछते हैं वो। ये कंप्लीट टेबल ना आपको अगर याद रहेगी ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा थ्रू आउट योर, जितने भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे ना, से नेट, जेआरएफ और गेट, किसी उसका पीएचडी के लिए एंट्रेंस, ठीक है, फ्यूचर में, या फिर आप बात कर लें हम शायद वहाँ पे भी पूछा जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, एक कल आपका होमवर्क है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्चूज के लिए एक निमोनिक बनाया है मैंने, ठीक है। होप्स विलियम, ठीक है, सबसे पहले होप आएगा, फिर विलियम सेकंड स्टेज में। इज़ वेरी पर्पसफुल, कंपिटेंट, फिर कंपिटेंस आएगा। ही स्प्रेड फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम, ओके। तो ये आप याद कर लीजिएगा, और ये उसी ऐसे स्टेज के अकॉर्डिंग है। ये पहली स्टेज में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, और ये पूछ लेते हैं कि इस स्टेज में कौन सा वर्चू है, फर्स्ट स्टेज में कौन सा वर्चू है, ठीक है। तो आपको ये स्टेजेस ऐसे याद होने चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए, और ये वर्चू इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं। गाइस, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हमें डिटेल में पढ़ना है एरिक एरिक्सन को, एक एक स्टेज से पूछा जाता है आपसे। ये पूछा जाएगा कि फिफ्थ स्टेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, ठीक है। इनके कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं डिटेल में एरिक एरिक्सन की थ्योरी में, वो भी पूछ लिए जाते हैं, बट ज़्यादातर आउट ऑफ लेट्स से कि 10 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में, तो ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि इनिशिएटिव गिल्ट में स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, या फिर इसको ये स्ट्रेंथ दे दी जाएंगी आपको, इनको लगाओ सीक्वेंस में, लगाओ इनको सीक्वेंस में, लगाओ इनको सीक्वेंस में लगाओ, या फिर चल इनको तो खैर सीक्वेंस में नहीं लगवाएंगे, वो लगवा भी सकते हैं, ठीक है। ये दे देंगे कुछ भी इसमें से दे देंगे, और पूछेंगे कि इनका वो बताओ कोपिंग स्ट्रेटजी कौन सी है, ठीक है, या फिर इस स्टेज का स्ट्रेंथ कौन सी है ये बताओ,
तो बेसिकली आपको ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, फिर आप यहाँ से निमोनिक से यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये स्टेजेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ओरल सेंसरी वो जो हमारे सिगमेंट फ्रॉइड ने दी थी, एनएल है दूसरी, लोकोमोटर जेनिटियल नाम चेंज हो गया था फेलिक का, लेटेंसी फिर वही लेटेंसी वाली ही है, ठीक है, और जेनिटियल को एडोलसेंस नाम कर दिया, ठीक है। यंग एडल्टहुड के बाद, एडल्टहुड से पहले यंग एडल्टहुड आएगा, और एडल्टहुड के बाद यंग एडल्टहुड के बाद एडल्टहुड आएगा, और फिर लास्ट में ओल्ड एज आएगा। ओके, तो ये सारे के सारे ना लॉजिकल हैं, ये सारी की सारी स्टेजेस इनके साथ जो मैच कर रही हैं लॉजिकल हैं, इनके हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। अभी आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। खैर, ये बताओ, ठीक है, जिसका नाम एडोलसेंस कर दिया उन्होंने। ना उसके बाद ईगो साइकोलॉजी दी है एना फ्रॉइड, जो इनकी डॉटर थी, एंड हाइंस हार्टमैन, ठीक है। तो इन्होंने जो साइकोलॉजी दी है वो ईगो साइकोलॉजी है। तो यहाँ से डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने डिटेल में डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म। तो एना फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ईगो साइकोलॉजी में डिटेल में बताया है। तो इसलिए अगर पूछेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया या मैच द फॉलोइंग में आएंगे तो एना फ्रॉइड लगाओगे आप। ओके, और हाइंस जो हार्टमैन है वो फादर ऑफ ईगो साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर ये पूछ ले, हालांकि मुश्किल ही है कि ईगो साइकोलॉजी के फादर कौन है, इट्स नॉट सिगमंड फ्रॉइड, इट्स हाइंस हार्टमैन। ओके, और ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है एक हमारी, मेलेनिन क्लाइन एंड मॉर्गेट मिलहर। ओके, तो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जहाँ पे चीज़ें ज़रूरी हैं, जहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से पढ़ लेंगे। हालांकि पूछा नहीं जाता ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी से, स्टिल अगर पूछे तो ये न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी है, न्यू फ्रॉइडियन के द्वारा दी हुई थ्योरी है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। दे एम्फेसिस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, नॉट ऑन इंस्टिंक्चुअल नीड्स, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा न्यू फ्रॉइडियन, ताकि आपके कोई बाउंसर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो टॉपिक आपसे ऐसे छूटा ना हो कि ठीक है ये तो हमने देखा ही नहीं। ओके गाइस, ठीक है, एक इतना भी पढ़ लोगे ना आप तो सही रहेगा वो, ठीक है। फिर हमारे पास है हाइंस काउट, जिन्होंने सेल्फ साइकोलॉजी दी है। इनकी जो साइको डायनामिक थ्योरी है वो है सेल्फ साइकोलॉजी। इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ दिया है, ओके, एंड ह्यूमन रिलेटेडनेस का जिक्र किया इन्होंने। सिमिलर टू ऑब्जेक्ट रिलेशन ही है ये थ्योरी, एम्फेसिस ऑन अर्ली मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो देख लेंगे हम, ठीक है, इनकी थ्योरी से। तो साइकोडायनामिक हमारा साइकोएनालिटिक और जो हमारे न्यू फ्रॉइडियन ने जो थ्योरी दी है उनको मिला के बना है, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन कीजिए, वन ऑफ द न्यू फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट कंबाइन द ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल एंड साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? यस, ठीक है, किसने, कौन था? एरिक फॉर्म। ओके, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सो हमारे साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में क्या है कि एम्फेसिस ऑन द अनकॉन्शियस, ठीक है, ये आपके पढ़ने के लिए है, इसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, डायनामिक लेबिडलियन एनर्जी सिस्टम यहाँ पे बताया कि मतलब कि जो एनर्जी सिस्टम हो डायनामिक, इट्स नॉट स्टैटिक। डिटर्मिनिज्म, साइकिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है कि मतलब कि जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है उनसे पर्सनैलिटी हमारी काइंड ऑफ डिटरमाइंड हो जाती है। ओके, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र हुआ है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑन एडल्ट पर्सनैलिटी। हु बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल्स आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड नथिंग इज प्री डिटरमाइंड? बताओ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने इंडिविजुअल, हाँ, अल्फ्रेड एडलर, इनकी साइकोलॉजी का क्या नाम था, थ्योरी का? कार्ल यूंग की जो साइकोलॉजी, इनका क्या नाम था? यस, ठीक है।
B.F. स्किनर ने क्या दिया है? कोऑपरेट कंडीशन। यस, साइको एनालिसिस। ओके, ईडी को सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सिगमंड फ्रॉइड ने। ओके, कैथेक्सिस एंड उसके अलावा ड्राइव्स, इंस्टिंक्ट्स, लबिडो, थैनाटोज, इरोज, ओके, डेथ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट, और इनकी जो साइकिक एनर्जी है वो लबिडो है हमारी, सेक्सुअल एनर्जी भी जिसको बोलते हैं। ओके, बताओ यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए आपको। गाइस ठीक है, कार्ल यूंग के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट की फिगर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने टाइप थ्योरी भी दी है, ओके, और जो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस साइकोलॉजी में इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पढ़िएगा आप, ओके। कैसे मतलब कि इनके फादर के बीच में रिलेशन थे और क्या सब, इन डेट ऑफ बर्थ क्या थी और वो सब, ओके। हम इनकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये रहा इनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मुश्किल ही है इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछना तो, ठीक है। और इनकी एजुकेशन और इनकी मदर और फादर के साथ रिलेशनशिप, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। सो कार्ल यूंग ने पर्सनैलिटी एज ए होल एक्सप्लेन किया है, और साइकी एज यूंग कॉल्स इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिफ्रेंशिएटेड बट इंटीग्रेटिंग सिस्टम। दीज आर द ईगो, इन्होंने ईगो का जिक्र किया अपनी पर्सनैलिटी में। सब एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। पर्सनल अनकॉन्शियस एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस, ओके। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ओ बॉय, रियली इंपॉर्टेंट। आर्कीटाइप्स, ठीक है, जैसे कि एनिमा, शैडो, पर्सोना एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। समझते हैं एक एक चीज़ को। सो व्हाट इज द कॉन्शियस ईगो? ईगो क्या है? ईगो इज नथिंग, जो हमारी सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट है ईगो का, ये कुछ वैसा ही है। सो फंक्शनिंग एज ए कॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली ईगो हमारा कॉन्शियस पार्ट है। द ईगो इंक्लूड्स परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग। इट मतलब अभी जो जो आपके करंट माइंड में चल रही है, ठीक है। इट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एन इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस, आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी, ओके। इट्स रफली कॉरस्पॉन्ड टू फ्रॉइड concept of ego, okay. Now ego resides in the conscious mind and comprises of conscious thoughts, memories, feelings and perception. It plays a major role in individual feelings of continuity and identity from an individual perspective and is considered as the center of consciousness. जो हमारे ये पूछे सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यूंग किसको माना गया? तो हमारी ईगो है, ओके। सो बेसिकली जो सिगमंड फ्रॉइड ने ईगो बताई थी, जो कॉन्शियस का पार्ट थी, जो अभी हमारे दिमाग में चल रहा है चीज़ें, वो हमारे कॉन्शियसनेस है। इनका भी वैसा ही है, ठीक है। पर्सनल अनकॉन्शियस, इट इज़ लाइक सिमिलर टू फ्रॉइडियंस प्री कॉन्शियस की तरह इनका पर्सनल अनकॉन्शियस पूछा जाता है। पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कार्ल यूंग ने। यूंग डिस्कस्ड ए फ्यू मोर फीचर ऑफ पर्सनल अनकॉन्शियस, और उन्होंने ऐड किया, इट कंसिस्ट ऑफ content that due to inattention or lack of uses is not part of conscious awareness but can become conscious at will, जब हमारा मन करेगा, जब हम उसमें से वहाँ से खींच के ले आएंगे अपने कॉन्शियस में। It may contains experiences that were once conscious and have been forgotten, suppressed, ignored or lost in their intensity. तो इसको बोला है पर्सनल अनकॉन्शियस। इट्स लाइक हमारा प्री कॉन्शियस जो है कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग ये हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस है, ओके। It also contains ideas and impulses that may have been actively withdrawn from consciousness because it involves motives that were unacceptable to the ego of the individual. For Jung, the unconscious is both retrospective and prospective in nature, thus oriented to both past and future anticipations. Okay, कि मतलब कि past के बारे में भी चीज़ें हैं और future की anticipation भी हो सकती है यहाँ से. The unconscious also serve as compensatory function if the attitude of an individual tilt too much in one direction. The unconscious may compensate it for by producing fantasies and dreams, stressing the opposite tendency to balance it. तो इन्होंने बैलेंस का जिक्र बैलेंस का जिक्र और इक्विलिब्रियम का जिक्र इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है. तो इक्विलिब्रियम हमारा
अगर आ जाता है ना, इक्विलिब्रियम किस प्रोसेस की हेल्प से होता है, हमने पढ़ा है ये इक्विलिब्रियम कौन फिजिक्स में या साइंस में कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम होता है, करना चाह रहा है नहीं, जिसकी वजह से होता है। जैसे कि लेट्स से कि इस ऑब्जेक्ट में या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसमें वो काफ़ी गर्म है, इट्स हॉट, अदर इज कोल्ड, आप इनको कॉन्टैक्ट में ले आओगे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। किसकी वजह से? एंट्रोपी, याद है? हाँ, एंट्रोपी की वजह से, ठीक है। तो इन्होंने एंट्रोपी का जिक्र किया है। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्सेस, द कॉम्प्लेक्सेस, ये नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स इन कार्ल युंग साइकोलॉजी is not simply a collection of thought or feelings. It's not just a collection of thought or feeling. It is highly charged, emotionally toned cluster of ideas. Emotionally toned, काफ़ी highly emotionally toned cluster of idea होता है, cluster होता है ideas का, feeling का, memories का and perception existing within the personal unconscious, जो आपके personal unconscious में exist करता है, उसको बोलते हैं complexes. It's like mini personality within the large personality operating semi ऑटोनोमसली, ठीक है, ऑटोनोमसली, कि मतलब कि काइंड नॉट कंप्लीटली ऑटोमेटिकली बट काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली काम कर रही है। इट्स लाइक मिनी पर्सनैलिटी, और ये आपके पर्सनल अनकॉन्शियस में पाए जाते हैं, जो कि इमोशनली चार्ज होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे कॉम्प्लेक्सेस के, इस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या फिर वो कहाँ पे पाई जाती है। कॉम्प्लेक्सेस हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में पाई जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वाज डिस्कस्ड बाय कार्ल युंग। ओके, डरो मत, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन जरूरी है इस लेवल पे, तभी आपको याद रहेगा कि कार्ल युंग ने कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट दिया है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। और एज एन साइकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कार्ल युंग ने किन किन टॉपिक का जिक्र किया है, या किन किन फिनोमेनास पे उन्होंने बात करी है। ओके, सो की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस के, एक तो ये अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है, काफ़ी इमोशनली चार्ज होते हैं, एंड कोर मतलब कि आपके अनकॉन्शियस के कोर मतलब कि काइंड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, पाए जाते हैं। ऑटोनोमस नेचर के होते हैं, ए डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मीनिंग दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉन्शियस ईगो से अलग काम कर सकते हैं। ओके, एंड कंसल्टिंग पावर होती है इनके पास। अब देखते हैं, देखो अनकॉन्शियस क्या है, कॉम्प्लेक्सेस reside primarily in the personal unconscious, meaning we are not fully aware of their influence on our thoughts and behaviors. Emotionally charged complexes are emotionally laden, meaning they can carry significant emotional weight. This emotional charge is what gives them their power to influence us. Okay, each complex has a central core or nucleus which acts like magnet, attracting रिलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज एंड फीलिंग्स। तो हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ओके, तो हर एक कॉम्प्लेक्स जैसे कि हर एक कॉम्प्लेक्स के पास लेट्स से कि एक मैग्नेट प्रेजेंट है, जो कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, रिलेटेड फीलिंग्स को, थॉट को अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, और वो आपके अनकॉन्शियस में रहेगा। क्लियर? अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ हाउ कॉम्प्लेक्स ऑपरेट, कैसे काम करते हैं। देख, इमेजिन ए कॉम्प्लेक्स एज ए क्लस्टर ऑफ मैग्नेट हिडन बीनीथ द टेबल, द अनकॉन्शियस, मतलब कि अनकॉन्शियस के नीचे छुपा हुआ है एक मैग्नेट। इफ़ यू प्लेस आयरन फीलिंग, जैसे कि आपने कुछ लोहे का कुछ रख दिया, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, तो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के डील कर रहा है एक तरह के थॉट, फीलिंग्स को या फिर एक्सपीरियंस को, तो वो एज एन मैग्नेट काम करेगा और उन पर्टिकुलर आयरन फीलिंग्स को अपनी तरफ ड्रॉ कर लेगा। ओके, दे विल बी ड्रॉन टू द मैग्नेट फॉर्मिंग ए पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाने के लिए। द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट, द मोर इमोशनली चार्ज द कॉम्प्लेक्स, द मोर फीलिंग्स विल बी अट्रैक्ट, and the stronger is influence, the stronger the influence will be. Okay, complexes can be positive or negative, positive हो सकते हैं, negative हो सकते हैं, depending on the nature of the core and the experiences associated with it. A positive complex can be source of strength and motivation, while a negative complex can lead to psychological problems. देखो कैसे, complex are the emotionally charged cluster of thoughts, feelings, memories and perception in personal unconscious. बस यही आपको याद रखना है। Given by Carl Jung. ओके, दे हैव ए न्यूक्लियस एक्ट लाइक ए मैग्नेट। ओके, हम बात कर चुके हैं। मिनी
सेमी ऑटोमेसली काम करते हैं एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे बिहेवियर को। द मदर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मदर कॉम्प्लेक्स है, ओके, जो कि हमारे अनकॉन्शियस में है। मदर कॉम्प्लेक्स इज द प्राइम एग्जांपल जो कार्ल यूंग ने दिया था। कंबाइनिंग आर्कीटाइपल, जो हमारे आर्कीटाइप प्रीवियस जो मदर के बारे में थॉट प्रोसेस जो हमारे इमोशंस के अंदर है ना, कि मदर, एक मदर को कैसा होना चाहिए, ठीक है, जैसे मदर हमें फीड करवाती है, प्रोटेक्ट करती है, काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो सब थॉट प्रोसेस हमारे मदर कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे, ठीक है। आर्कीटाइपल जो कि एंसेस्टर हिस्ट्री हमारी, ओके, उसके साथ साथ तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक हमारी मदर के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, तो वो भी हमारे मदर कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, ओके, रिलेटेड टू द मदर फिगर। तो हमें वो कॉम्प्लेक्स हमारा तैयार हो जाएगा कि इसमें आर्कीटाइपल जो कि प्रीवियस हैं और जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वो सारे आइडिया, थॉट, थिंकिंग और जो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर विद इन ये दबा हुआ है और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्लियर गाइस? हाँ, डरना मत, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लोगे तो ये आप और इन डेप्थ में आपके चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं, ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस बेसिकली क्या है, ये देखो एक बार, इसको रोकते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो, कलेक्टिव और ट्रांसपर्सनल अनकॉन्शियस इज द लेवल दैट एग्जिस्ट डीपर देन द पर्सनल कॉन्शियस। जो हमारा पर्सनल, देखो सबसे पहले कॉन्शियस जो ईगो वाला पार्ट है, ईगो कॉन्शियस, फिर ठीक है, फिर हमारा पर्सनल कॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस, ठीक है, एंड फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो इन्होंने ना अनकॉन्शियस को ना ऐसे डिवाइड कर रखा है, ऊपर कॉन्शियस, नीचे हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस, जो एक्सपीरियंस हमारे हैं, सिर्फ हमारी मेमोरीज जो कि चली गई हमारे अनकॉन्शियस में, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, ओके, एंड फिर हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, हमारी साथ साथ जो हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट थी इमोशनली, जो कि रखी जानी चाहिए थी थ्रू आउट, वो हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव एक बार पढ़ते हैं। कलेक्टिव ट्रांसपर्सनल अनकॉन्शियस इज द लेवल दैट एग्जिस्ट डीपर देन द पर्सनल अनकॉन्शियस। इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल यूंग साइकोलॉजी एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, ओके, वंस एज वेल एज डिटैच्ड फ्रॉम एनीथिंग पर्सनल एंड इज कॉमन टू ऑल मैन, मतलब मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटी से है, ठीक है। सिंस इट कंटेंट्स कैन बी फाउंड एवरी, इसके कंटेंट हर जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टोर हाउस, बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ प्राइमोर्डियल इमेजेस एंड आइडियाज इनहेरिटेड फ्रॉम वंस एंसेस्ट्रल पास्ट। मतलब कि हमारे एंसेस्ट्रल पास्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्लोजली एंसेस्टर हैं, इट गो बैक्स टू इवोल्यूशन के दौरान, जब मतलब कि एनिमल्स तक ये चला जाएगा, ठीक है। एंसेस्ट्रल पास्ट विच इंक्लूड्स द रेशियल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड ऑल्सो देयर प्री ह्यूमन एंड एनिमल एंसेस्ट्री, ओके। तो वो सारी की सारी जो हमारी इमेजेस या कुछ भी जो वहाँ से चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो सब है हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ओके। ये देखो समथिंग लाइक दैट कि आपके जो अनकॉन्शियस में है, उसके अलावा आप हिस्ट्री में यू गो बैक 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 एंड एनिमल तक। द प्रीमोर्डियल इमेजेस टर्म्ड एज आर्कीटाइप्स, तो ये जो प्रीमोर्डियल इमेजेस जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रेजेंट है, इनको आर्कीटाइप बोला गया है और ये पूछा जाता है, ठीक है। और आर्कीटाइप आर बिलीव्ड टू बी द possibilities of action, predispositions and responses to certain external events in particular ways and potentialities of shaping experience in certain direction। तो देखते हैं आर्कीटाइप्स क्या क्या है हमारे, ठीक है। पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर द टू अनकॉन्शियस रीजन्स इन ऑफ द माइंड एंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस, ठीक है। इट मतलब कि अनकॉन्शियस का जिक्र हो रहा है, होल्ड्स पॉसिबिलिटीज which are locked away from unconscious mind, for it has at its disposal all subliminal content, all those things which have been forgotten or overlooked, as well as the wisdom experiences of uncounted centuries, काफ़ी पीछे से, which are laid down to its archetype organs. Jung had discussed that ignorance of the wisdom and unconscious by ego may result in the distortion of conscious processes. Such this discard और neglect, जो कि मतलब आपके ईगो डिस्कार्ड कर रही है या इग्नोर कर रही है इन प्रोसेस को,
नेग्लेक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस प्रोसेसेस में बिकम रीजन फॉर सिम्टम्स सच एज फोबियाज, इसकी वजह से आपको फोबियाज हो सकते हैं, डिल्यूजन्स एंड अदर इरेशनलिटीज़ हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू यूंग, की मतलब कि जो अनकॉन्शियस जो प्रोसेसेस है ना, या ये जो हमारे अनकॉन्शियस आर्किटाइप ये सब है, अगर ईगो इनको डिस्कार्ड कर दे या फिर इनको अवॉइड किया जा रहा है नेगेटिव वे में, ठीक है, तो इस वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। नाउ आर्किटाइप्स के नाम हमें याद रखना है, इमागोज, डोमिनेंट्स, मैथिक, मोटिव्स, इन नामों से जाना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी हमारे पास नाम है। तो बेसिकली आर्किटाइप हैं क्या, आपको आइडिया है कुछ आर्किटाइप क्या है अब तक हमने पढ़ा? गाइस, जो हमारी एंसेस्ट्रल लाइफ है ना, टोटल उसमें जो जो हमारी लर्निंग्स रही हैं वो सब क्या कहते हैं, जो हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस बन गई है वो आर्कीटाइप्स। ठीक है, तो इनके ये नाम हैं, कुछ आर्किटाइप्स को इन नामों से भी जाना जाता है, इमागोज, डोमिनेंट्स एंड मिथिक मोटिव्स। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस होते हैं ये आर्किटाइप। स्ट्रक्चरल कलेक्टिव अनकॉन्शियस के हमारे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के स्ट्रक्चर को जो बनाए हुए हैं वो आर्किटाइप्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीमोर्डियल इमेजेस, इवन मेथडोलॉजिकल इमेजेस और बिहेवियर पैटर्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इट इज़ परमानेंट डिस्पोजिट इन द माइंड ऑफ रिपीटेड एक्सपीरियंसेस अकर्ड ओवर द जर्नेशन। ओके, तो आर्किटाइप दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इनको इन नामों से जाना जाता है। और दे आर इट इज़ ए परमानेंट डिस्पोजिट इन आवर माइंड ऑफ रिपीटेड एक्सपीरियंसेस अकर्ड ओवर जर्नेशंस, जो रिपीटेड एक्सपीरियंस हुआ उस वजह से हमारे आर्किटाइप बने हुए हैं। और वी कैन से दैट आर्किटाइप्स इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर रेजिड्यू ऑफ एंसेस्ट्रल इमोशनल लाइफ। ठीक है, रेजिड्यू का मतलब जो रिमेनिंग बचा हुआ है, इमोशनल लाइफ जो बच गई हमारे एंसेस्ट्रल लाइफ, उनको जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रेजेंट है हमारी, ओके, उनको आर्किटाइप बोला है। These are not the memories of actual physical experiences but the repetitive subjective emotional reaction। subjective हमारे लिए subjective है, repetitive है, बार बार हुए हैं, एंड इमोशनल रिएक्शन है विच आर इम्प्रेस्ड ऑन ह्यूमन अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, जो कि हमारे अनकॉन्शियस में चले गए और वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ठीक है, जो एनिमल्स ने एक्सपीरियंस किए, उसके बाद जो एप्स आए, एप्स के बाद जो ह्यूमंस आए, और जो उसके बाद जो कंटिन्यूसली जो हिस्ट्री आ रही है, उनके जो बार बार इमोशनली जो रिपीटेटिव बिहेवियर थे, ठीक है, या रिएक्शन, इमोशनली रिपीटेटिव रिएक्शन थे, वो आर्किटाइप हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में इकट्ठा हो गए, मतलब इकट्ठा होते चले गए ऐसे लेयर बाय लेयर, और वो मतलब कि उन्होंने वो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो जिन्होंने बनाया हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस को, उनको बोला है आर्किटाइप्स। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी आर्किटाइप्स बताए हैं कार्ल यूंग ने, जिनमें से जैसे कि द चाइल्ड गॉड, द मदर, द ट्रिक्स्टर और द मैजिशियन, द हीरो, द ओल्ड वाइज मैन, ऐसे ये कुछ आर्किटाइप्स हैं। इनके बारे में हम पढ़ना नहीं, बस ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ लें ऑप्शंस में कि इनमें से कौन से आर्किटाइप बताए हैं या कौन से नहीं बताए, तो यही एग्जाम्पल हैं जो कि मेन स्ट्रीम में ज़्यादातर यही लिए जाते हैं। चाइल्ड गॉड, द मदर, द ट्रिक्स्टर और मैजिशियन, द हीरो, द वाइल्ड ओजमैन, ये द ओल्ड वाइज मैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रिक्स्टर और मैजिशियन भी याद कर लेना। ठीक है, सो however some of these archetypes have evolved and warrant to be treated as separate systems within personality। ठीक है, तो कुछ आर्किटाइप्स इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि सेपरेट सिस्टम की तरह हमें जिनको ट्रीट करना चाहिए। दे आर, ये हैं, ये अब यहाँ इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एनिमा, एनिमस दोनों। ठीक है, पर्सोना पूछा जाता है, शैडो। ओके, ये सारे के सारे यही वो आर्किटाइप हैं जिनके बारे में आपसे पूछेंगे। सो व्हाट इज एनिमा, देखो याद कैसे रखना, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। एनिमा इज द फीमेल पार्ट ऑफ मेल। जैसे कि आई एम ए मेल, तो मेरे अंदर जो भी
फीमेल पार्ट का मतलब जो फीमेल, एक्चुअल में फीमेल पार्ट नहीं है कोई मेरे पास, ये नहीं, ये मतलब नहीं है कि मेल पर्सनैलिटी के अंदर जो फीमेल जो जैसे फीमेल फेमिनाइन जो चीज़ें हैं, फेमिनाइन जो साइड है, साइड है, हाँ मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो फेमिनाइन जो साइड है वो उसको, पर्सनालिटी का जो पार्ट है, हाँ फीमेल पर्सनालिटी का, यस, उसको बोला है कार्ल यूंग ने एनिमा। ओके, और अपोजिट बोला है फीमेल के लिए। फीमेल की पर्सनैलिटी में जो मस्कुलिन पार्ट है वो है एनिमस। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखो मैं इसको कैसे याद रखता था, अब बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं वैसे याद हो जाती हैं। अभी आपको निमोनिक कैसे याद रखना है, देखो माँ क्या होती है, फीमेल होती है ना, हेलो, तो माँ होती है फीमेल, इसके अंदर माँ है, फीमेल साइड ऑफ मेल, ऐसे जाओगे आप। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एनिमा जो है फीमेल साइड है मेल की। ओके, मैं तो ऐसे याद रख पाता था, आई डोंट नो कि आप अपना खुद का बना सकते हो। ठीक है, एनिमस इज द अपोजिट ऑफ एनिमा, बेसिकली फीमेल की पर्सनैलिटी का मस्कुलिन साइड। ओके, तो इनको दोनों को मिला देते ना, एनिमा और एनिमस टुगेदर दे आर रेफर्ड एज सिजगी, दोनों को सिजगी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही नया टर्म है बट एक सेकंड में याद हो जाएगी, क्योंकि मतलब कि काइंड ऑफ पॉप आउट इफेक्ट आ रहा है ना, काफ़ी अलग है, कंफ्यूज नहीं करेगी किसी और चीज़ से। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, सिजगी, दोनों को मिला के सिजगी बोलते हैं। एनिमा इज द फीमेल साइड ऑफ मेल एंड एनिमस इज द मेल साइड ऑफ फीमेल। ठीक है, तो एनिमस इज रिलेटेड टू फीमेल, मतलब कि फीमेल की पर्सनैलिटी है कौन, जो मेल पार्ट है ना उसको एनिमस बोला है, और मेल पर्सनैलिटी का जो फीमेल पार्ट है, फीमेल साइड है, उसको बोला है एनिमा। आई होप कि कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा गाइस, है ना। ठीक है, पर्सोना इज द सोशल मार्क, सोशल मास्क जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को, वो पर्सोना है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, द सोशल मास्क वी प्रेजेंट टू द वर्ल्ड दैट इज पर्सोना। एंड शैडो, शैडो इज लाइक जो सिगमेंट फ्रॉइड का इड है ना, उस तरीके से है शैडो इनकी। ठीक है, तो दिस इज द अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, डीपेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट, जो डीपेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट है हमारी अनकॉन्शियस का। ठीक है, जो आर्किटाइप है वो है शैडो, पार्ट ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मतलब कि ये आर्किटाइप जो है ये डीपेस्ट एंड डार्केस्ट है। एंड इट कंटेन्स ऑल द एनिमल इंस्टिंक्ट, जो भी हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है सारी की सारी शैडो के पास प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमा, एनिमस, पर्सोना एंड शैडो इंपॉर्टेंट आर्किटाइप्स हैं। ये किसके पार्ट है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के पार्ट है। एक्सप्लेन किसने किए, कार्ल यूंग ने एक्सप्लेन किए। ओके, और इनके जो मेन डेफिनेशन है ये है। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे तब जाके चीज़ें याद होंगी। ओके, सो एनिमा और एनिमस बेसिकली कुछ नहीं है, थोड़ी सी डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जो जाएगी ना, डीप लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, इनकोडिंग जो होगी डीप हो जाएगी, तो इनको पढ़िएगा, जरूर पढ़ने, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। पर्सोना क्या, द मास्क ऑफ द इंडिविजुअल अडेप्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, जो डिमांड्स और रिस्पॉन्स जो सोसाइटी की नीड्स एंड डिमांड्स हैं उसके लिए जो मास्क हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम शो करते हैं दुनिया को कि मैं ऐसा हूँ। ठीक है, दैट इज पर्सोना। शैडो इज द जो हमारा डीपेस्ट पार्ट है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट और हमारी सारी की सारी जो डार्क हाफ है, दिस इज काइंड ऑफ लाइक से इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा पर्सोना है जो कि हम शो करते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी का, और दिस इज आवर शैडो। ओके, अगर हम इसको ऐसे करें तो डार्क, जो हालांकि मतलब कि एनालॉजी समझने की समझ सकते हो आप। सो शैडो इज बेसिकली क्या है, हमारा डीपेस्ट पार्ट है। ओके, द बैड साइड कह सकते हैं एक सेंस में। ओके, दिस वन इज द गुड, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया को, पर्सोना। सो आर्किटाइप्स के बारे में आपको क्या रखना है, आर्किटाइप्स आर द थीम्स दैट हैव एग्जिस्टेड इन ऑल कल्चर्स थ्रू आउट हिस्ट्री। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली हमारे कहाँ एनिमल से हुए हैं तो सारे के सारे कल्चर में प्रेजेंट होते हैं। एंड पर्सनल अनकॉन्शियस इज द रीजन नेक्स्ट टू द ईगो विच कंसिस्ट ऑल द फॉरगेटन एक्सपीरियंसेस दैट हैव लॉस्ट देयर इंटेंसिटी। तो पर्सनल अनकॉन्शियस जो हमारा वो रीजन है। ठीक है, जो ईगो के बाद पाया जाता है, नेक्स्ट टू द ईगो, विच कंसिस्ट ऑल द फॉरगेटन एक्सपीरियंसेस दैट हैव लॉस्ट देयर इंटेंसिटी।
तो हमारे पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है ना, जो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में चले गए, हम पढ़ चुके हैं. एंड पर्सोना इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डिमांड्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड नेसेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि पूछ ली जाती है. पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है, आर्कीटाइप्स क्या है एंड पर्सोना क्या है. क्लियर? गाइस कुछ नहीं है, वही चीज़ें थोड़ी सी जो नेट जिस लैंग्वेज में पूछता है, जैसे कि पर्सोना इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, की कॉम्प्रोमाइज करता है पर्सोना, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड नेसेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, कि इंडिविजुअल क्या की जरूरत क्या है और एनवायरनमेंट की क्या डिमांड है, तो वो मिलके ना पर्सोना, उसके बीच का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो पर्सोना है. ठीक है, पर्सोना बेसिकली क्या है कि मास्क है एक. ठीक है, जो सोसाइटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं. द सेल्फ. ओके, तो इन्होंने एक मंडाला का कॉन्सेप्ट दिया. दिस इज मंडाला. एक मिनट रेस्ट कर लेते हैं, कुछ पूछना तो पूछिए गाइस. हेलो. तब तक तो समझ में आ गया. एक बार कार्ल यूंग की जो एनालिटिकल साइकोलॉजी इसको रिवाइज करवाओ. आपको कितना याद है अब तक? क्या क्या बताया उन्होंने? एक तो उनकी जो साइकोलॉजी का नाम है, थ्योरी का नाम है, उसका नाम क्या है? एनालिटिकल साइकोलॉजी दोस्तों. नहीं, उन्होंने ईगो का कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्शियस ईगो. फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया है. ठीक है, सॉरी, पर्सनल अनकॉन्शियस का जिक्र किया है. पर्सनल अनकॉन्शियस में उन्होंने मिनी पर्सनैलिटीज बताई हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस हैं. फिर उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जिक्र किया है. बताए हैं, और एक वो बताया था साइकिक एनर्जी, और एक और चीज बताई थी. कलेक्टिव अनकॉन्शियस में उन्होंने आर्कीटाइप बताए हैं. आर्कीटाइप अलग अलग तरीके हो सकते हैं. मेन आर्कीटाइप जो हैं वो हमारे एनिमा, एनिमस, पर्सोना एंड शैडो. क्या ये इज रियली दैट हार्ड? ठीक है. सो सेल्फ के बारे में कार्ल यूंग के क्या विचार हैं? इनिशियली सेल्फ वाज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद साइकी और टोटल पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन ड्राइव फॉर यूनिटी. तो बेसिकली सेल्फ इंटरचेंज होता था इन साइकोएनालिसिस, साइकिक में या टोटल पर्सनैलिटी में. बट कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग, यूंग रीडिफाइंड द सेल्फ एज द सेंटर ऑफ आर्कीटाइप. ओके, आर्कीटाइप का सेंटर बताया उन्होंने सेल्फ को. एंड द मिड पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज व्हाट अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग. ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेंगे आर्कीटाइप, सेल्फ, पर्सोना और कुछ और, एक और ऑप्शन हो सकता है. तो सेल्फ इज द मिड पॉइंट ऑफ द पर्सनैलिटी. ओके, इट इज unifying force that integrates all the system of the psyche, ego, personal unconscious, collective unconscious, सबको इंटीग्रेट करता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूनिफाइंग फोर्स है ये. ठीक है, मतलब यूनिफाइंग जो कि एक साथ लेके आए, फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि एक साथ लेके आए. ठीक है, जो इंटीग्रेट कर देगा हमारे जितने भी साइकी के सिस्टम है. ठीक है, ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सबको आर्कीटाइप दिया जाएगा इसमें. ठीक है, तो एक सेंस में ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज, ये जो हमारा सेंटर है ना, हाँ ठीक है, दिस इज मतलब कि यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी और बैलेंस, ये हमारा सेल्फ है. ये जो इमेज है, मंडाला की इमेज है, इसको क्या बोलेंगे, आर्ट. ये जो आर्ट है, ये ऐसे कुछ इस मंडाला की हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सारे के सारे ऐसे यूनिफाइड हो गए हैं. ठीक है, और ये जो हमारा बीच में मिड पॉइंट है, दिस इज आवर सेल्फ, मिड पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी. Okay, it is the one which motivates the individual towards wholeness and thus considered as the midpoint of personality, a balance around which all the other systems are assembled. तो इसके अराउंड सारे के सारे सिस्टम असेंबल हैं. तो दिस इज सेल्फ, मंडाला का जो मिड पॉइंट है, ऐसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी है. द मंडाला, द सेल्फ इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज द सिंबल विद द मंडाला और मैजिक सर्कल बीइंग द मोस्ट
prominent. The mandala with the circular shape or central point symbolize wholeness, integration and union of opposite. कि जैसे कि हमारे जो अपोजिट हैं उनके बीच का जो पॉइंट है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मतलब कि यूनिफाइड जो फोर्स है, दिस इज सेल्फ. ओके, मिड पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी. क्लियर? ठीक है. यही कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होगे, तो इसको ना घबराना नहीं है, बस यही बस आपको याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, सेल्फ के बारे में ये बताया है कार्ल यूंग ने. ठीक है. आर्किटाइप एंड सिंक्रोनिसिटी. ठीक है. सिंक्रोनिक बेसिकली क्या होता है, जैसे जब कोई एक ग्रुप डांस कर रहा हो ना और वो उनका बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है स्टेप्स, तो उसको कहेंगे सिंक्रोनिकली, बिल्कुल सिंक्रोनिसिटी में डांस कर रहे हैं लोग. ठीक है. तो मतलब कि जैसे कि ये अप एंड डाउन ये सिंक्रोनिकली हो रहा है, और अब ये सिंक्रोनिक नहीं है. ओके. तो आर्किटाइप बेसिकली हम देख चुके हैं कि आर्किटाइप्स आर द यूनिवर्सल प्रीमोर्डियल इमेजेस, patterns of behaviors and symbolic representation that resides in our collective unconscious. ठीक है. collective unconscious का हमारे पार्ट है. they are inherited predispositions to respond to the world in certain ways. for example, common archetypes include, जैसे कि द मदर हमारे पास एक आर्किटाइप है, द फादर आर्किटाइप है. ठीक है. द चाइल्ड आर्किटाइप है, द हीरो आर्किटाइप है, द शैडो आर्किटाइप है, द पर्सोना आर्किटाइप है, एनिमस और एनिमा आर्किटाइप है, द वाइल्ड ओजमैन एक आर्किटाइप है. तो ऐसे हमारे आर्किटाइप हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में बने हुए हैं. ठीक है. मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेसफुल टाइम्स. सो समटाइम्स आर्किटाइप्स कैन एमर्जेस इनटू कॉन्शियसनेस. कुछ कभी कभी हमारे जो आर्किटाइप है हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस और क्राइसिस, जब कोई स्ट्रेस या क्राइसिस में होते हैं हम. ठीक है. इवन इफ द इंडिविजुअल इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द स्ट्रेस, जब इंडिविजुअल को पता भी नहीं होता कि सच में वो स्ट्रेस में कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, फिर भी एक्चुअल में क्राइसिस के टाइम पे या स्ट्रेस के टाइम में है इंडिविजुअल, और वहाँ पे हमारे आर्किटाइप ऐसे पिक कर जाते हैं, कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं. दीज आर्किटाइपल इमेजेस और पैटर्न्स कैन प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मीनिंग और ए सेंस ऑफ कनेक्शन टू समथिंग लार्जर देन वन सेल्फ. क्योंकि बेसिकली आर्किटाइप हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ना एंसेस्ट्रल हिस्ट्री से. तो अकॉर्डिंग टू यूंग, ऑब्वियसली ये बात यूंग कह रहा है, देयर इज नो कि ये मतलब ये नहीं है कि सर्टेनिटी की बात सच है कि सच नहीं है. अकॉर्डिंग टू यूंग, आर्किटाइप्स, दीज आर्किटाइपल इमेजेस और पैटर्न, जो इमेज हमें आती हैं, ओके, और पैटर्न जो हमें दिखाई देते हैं, कैन प्रोवाइड्स गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मीनिंग और सेंस ऑफ कनेक्शन टू समथिंग लार्जर देन वन सेल्फ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. जनरल डिफिकल्ट टाइम में अगर किसी को किसी तरह की कोई गाइडेंस ऐसे इंस्टेंटली उनके कॉन्शियस में आ रही है, कोई मीनिंग उनको समझ में आया, कुछ इमेजेस उनको दिख रही हैं, लेट्स से ड्रीम में, ठीक है, कुछ भी उनको दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू यूंग वो आर्किटाइप्स आ रहे हैं आपकी कॉन्शियसनेस में, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं किसी न किसी वे में. ओके. बताइए. ठीक है. नाउ सिंक्रोनिसिटी क्या है? ठीक है. सिंक्रोनिसिटी, कार्ल यूंग प्रपोज दैट सम इवेंट्स आर कनेक्टेड नॉट बाय कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट से कनेक्टेड नहीं है, कॉजुअलिटी से कनेक्टेड, बट मीनिंगफुल कोइंसिडेंस. इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इंपॉर्टेंट है बस कि मीनिंगफुल कोइंसिडेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी. देखो, फॉर एग्जांपल, ड्रीमिंग ऑफ ए रिलेटिव with whom you had not no recently contact and then receiving a news of the death of that relative next day. ठीक है. आप अभी रिसेंटली किसी रिलेटिव से मिले नहीं हो, काफ़ी दिन हो गए, फिर भी एक आपको सपना आया उनके बारे में और नेक्स्ट डे आपको पता चला कि वो मर गए हैं. द ड्रीम डिड नॉट कॉज द डेथ. इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम की वजह से डेथ हुई है, बट देयर इज ए मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन द टू इवेंट्स. बल्कि आप उसको कोई मीनिंग देना चाहोगे या फिर एक मीनिंगफुल कनेक्शन है. दिस मीनिंगफुल कनेक्शन इज व्हाट यूंग कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी. तो ये जो इवेंट हुआ है ना, ठीक है, कि जैसे कि आपको कोई जैसे कि ड्रीम आया किसी एक इंडिविजुअल का और आपको पता चला कि अगले दिन जैसे उठे कि उन इंडिविजुअल की डेथ हो गई है, तो दिस इज नॉट द कॉज एंड इफेक्ट. कि ऐसा नहीं है कि आपके ड्रीम की वजह से उनकी डेथ हुई है, बल्कि ये सिंक्रोनिसिटी का एक एग्जाम्पल है. ओके. एक मीनिंगफुल कनेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक सॉन्ग, जो कि अभी आप एक किसी सॉन्ग के बारे में सोच रहे थे जो आपने काफ़ी सालों से नहीं सुना है, एंड इवेंचुअली आप उसको सुन रहे हो कुछ ही मूवमेंट के बाद रेडियो पे या टीवी पे या कहीं और, या किसी अपने फ्रेंड के फ़ोन, कहीं पर भी हो सकता है. आप उसको, अब कोई ये नहीं था कि वो सॉन्ग आपके दिमाग में कहाँ से आया, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस में आ गया, और कुछ टाइम बाद आप वो उस सॉन्ग को रेडियो पे सुना, उसी सॉन्ग को. ओके. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनिसिटी.
ओके, कि चीज़ें ना ऐसे मीनिंगफुल कनेक्टेड रहती हैं, इसको ही सिंक्रोनिसिटी बोला है। ओके, Jung believed that archetypes often play a role in these synchronistic events. The emergence of an archetype in the unconscious can sometimes coincide with related event in the external world, creating a sense of meaningful coincidence. ठीक है, तो ये आर्किटाइप जो आपके एमरजेंस हुआ है, ठीक है, एमर्ज हुआ है आपके आर्किटाइप, आपको जो दिखा था, ठीक है, वो कोइंसाइड कर जाता है रियल इवेंट से, तो इसको मीनिंगफुल कोइंसिडेंस बोला है, मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। ओके गाइस, ओके भैया। पढ़ लेना इसको, ठीक है, कुछ नहीं है। सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया ये पूछेंगे, और आर्किटाइप क्या है, कि बेसिकली वो कोज एंड इफेक्ट नहीं है, वो बस एक कोइंसिडेंस है, और इस कोइंसिडेंस को बोला है मीनिंगफुल कोइंसिडेंस अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। एटीट्यूड्स, ये अब आ गया पर्सनालिटी की जो थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने दो एटीट्यूड के बारे में बताया, एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ओके, सो हर इंडिविजुअल में दोनों प्रेजेंट होते हैं। एवरीवन पोसेस बोथ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, हाउएवर वन इज टिपिकली डोमिनेंट। एक डोमिनेंट होता है, जैसे कि कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कॉन्शियस होता है, मतलब कि एक हो सकता है कि अनकॉन्शियस में हो, दूसरा कॉन्शियस हो, प्रेफर्ड हो आपके लिए, वाइल द अदर इज सब ऑर्डिनेट, अनकॉन्शियस एंड लेस डेवलप्ड। ओके, सो एक्सट्रोवर्जन क्या है, एक्सप्लेन कर सकता है कोई, व्हाट आर एक्सट्रोवर्जन, और कौन होते हैं, हु आर एक्सट्रोवर्ट्स और हु आर इंट्रोवर्ट्स। People who are more likely to interact socially and enjoy social company are outward. They are extroverts, and almost opposite of them who are more inward and who do not like much of the social interaction. ठीक है, All these are they do not seek much stimulation from outside. They are काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, है ना। ओके, तो देखो ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आउट गोइंग सोशलेबल हो, एक्शन ओरिएंटेड इंडिविजुअल, सीकिंग एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, इनको एक्सट्रोवर्ट बोला है, ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है एक्सट्रोवर्जन में दिया इन्होंने। एंड सेकंड इज इंट्रोवर्जन, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, प्रेफर्ड सॉलिट्यूड एंड क्वाइट कंटेम्पलेशन, ये प्रेफर्ड करते हैं, ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम इंटरनल एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, इनको पढ़िएगा, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन का कॉन्सेप्ट दिया कार्ल यूंग ने, सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किए थे। अब दो एटीट्यूड दिए इन्होंने, और इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं 4 फंक्शंस, ठीक है, 2 एटीट्यूड एंड 4 फंक्शंस। तो 2 फंक्शन हमारे होते हैं रैशनल फंक्शन, और 2 इरेशनल फंक्शन होते हैं। रैशनल फंक्शन में हमारे पास थिंकिंग, ठीक है। Jung also identified 4 psychological functions who described different ways of perceiving information and making judgment. तो 4 फंक्शन कौन से हमारे, सबसे पहले थिंकिंग, ठीक है, रैशनल फंक्शन के अंदर आता है थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एंड आइडिएशनल फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मेकिंग ए डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑन प्रोज एंड कॉन्स, जो कि हम सोचते हैं, जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ हमारे पास हैं, वो है हमारी थिंकिंग। देन फीलिंग की इवेल्युएशन फंक्शन होता है इसका, ओके। इनका सब हर एक का कुछ ना कुछ फंक्शन है, थिंकिंग का इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, फीलिंग का इवेल्युएटिव फंक्शन है, तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यहाँ पे फोकस रहता है, वैल्यूज़, इमोशंस एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 इरेशनल फंक्शन है, एक है सेंसिंग, परसेप्चुअल रियलिटी फंक्शन है इसका, ठीक है। परसेप्शन क्या फंक्शन है, परसेप्शन फॉर्म करना, ओके। जस्ट फॉर एग्जाम्पल नोटिसिंग ए स्पेसिफिक डिटेल इन द रूम, तो इट्स नॉट रैशनल, इट इज़ इरेशनल। देन इंट्यूटिंग, ठीक है, जैसे कि फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा काइंड ऑफ प्रिडिक्शन करना, ओके। परसीविंग इंफॉर्मेशन बियॉन्ड कॉन्शियस अवेयरनेस एंड सेंसरी डाटा, ठीक है, उसको काइंड ऑफ इंट्यूटेटिव फंक्शन बोलते हैं। अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैंजेस पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस एंड द बिग पिक्चर, ओके। तो अब हमारे 2 एटीट्यूड और 4 फंक्शन है। 4 फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल में हमारे सेंसेशन, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग आएगा, और उसके बाद हमारा आएगा रैशनल में थिंकिंग एंड फीलिंग, ठीक है। तो ये हमारे 4 फंक्शंस हैं। तो अब 2 एटीट्यूड
डोमिनेंट एटीट्यूड हो गए, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, और 4 फंक्शन। इससे ना हमारे अकॉर्डिंग टू यूंग टाइप बन जाएंगे। कितने टाइप बनेंगे? 8 टाइप्स। ओके, देयर आर 8 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। एक एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल, सेंसिंग, एक्सट्रोवर्ट एंड सेंसिंग, ठीक है, टाइप होगा एक्सट्रोवर्ट एंड सेंसिंग। दूसरा इंट्रोवर्ट एंड सेंसिंग, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट एंड थिंकिंग टाइप, इंट्रोवर्ट एंड थिंकिंग टाइप, एक्सट्रोवर्ट एंड फीलिंग टाइप, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट एंड फीलिंग टाइप। ओके, और एक्सट्रोवर्ट एंड इंटूटिंग टाइप, एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एंड इंट्रोवर्ट एंड इंटूटिंग टाइप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइप की पर्सनैलिटी पाई जाती है, ठीक है, मतलब कि पर्सनैलिटी के 8 टाइप हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, बस आपको ये याद रखना कि 4 फंक्शन है, सेंसिंग, थिंकिंग, इंटूटिंग, फीलिंग। 2 एटीट्यूड हैं, दोनों चारों के साथ मिलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो 8 टाइप की हमारे पास अलग अलग पर्सनैलिटी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग, एक्सट्रोवर्ट फीलिंग, एक्सट्रोवर्ट सेंसिंग, एक्सट्रोवर्ट इंटूटिंग, ठीक है। इनके डोमिनेटिंग फंक्शंस लेट्स से कि एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग के देखते हैं। यहाँ पे थिंकिंग एंड एक्सट्रोवर्जन दोनों डोमिनेटिंग है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, डोमेस्टिक एंड ऑफन ड्रोन टू साइंटिफिक, टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परस्यूट, सीक्स एक्सटर्नल वैलिडेशन फॉर देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। तो दोनों मिलके दोनों अपने अपने वो शो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे थिंकिंग में ऑब्वियसली थिंकिंग इंटेलेक्चुअल टाइप का मिलेगा, एक्सट्रोवर्ट है तो थोड़ी सी बाहर की तरफ सोशल वैलिडेशन सीख करेगा, ठीक है। देन एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग वाले की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे अलग जो क्लस्टर बन गए, तो ये इसमें चले जाएंगे, ये पर्टिकुलर बिहेवियर ये इसमें चले जाएंगे, ये इसमें चले जाएंगे, और ये इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग, सीइंग, सेंसिंग, फीलिंग एंड इंट्यूटिंग टाइप हो गए। एंड फिर हमारे इंट्रोवर्ट के आ गए, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, जैसे कि इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, ये कैसा होगा? इंडिविजुअल मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट देन इन सोशल इंट्रैक्शंस, फोकस ऑन इंटरनल लॉजिक एंड एनालिसिस, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंडिपेंडेंट एंड थॉटफुल, may struggle with expressing their thoughts, their ideas and to others, कि स्ट्रगल करेगा। ये ऐसे पूछे नहीं जाएंगे आपसे, डोंट वरी कि ऐसा इंडिविजुअल होगा तो बताओ कैसा होगा, बस आपको याद रखना है कि कार्ल यूंग ने 8 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करी है। ओके, 2 एटीट्यूड दिए हैं, 4 फंक्शन दिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने टाइप टेबल में डाल दिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा अपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे, ओके। नाउ प्रिंसिपल ऑफ साइकिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकिक एनर्जी दी उन्होंने कुछ, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट। प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट क्या बात करता है? द साइकी ऑपरेट थ्रू अपोजिंग फोर्सेज और टेंडेंसीज, दीज अपोजिंग फोर्सेज क्रिएट ए टेंशन विच इज द सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी। ओके, यहाँ से एनर्जी जनरेशन होती है कैसे? अपोजिट फोर्सेज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। द एग्जाम्पल प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल हु इज प्राइमरली इंट्रोवर्टेड, ओके, जो प्रेफर्ड करेगा अकेला रहना, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस ए नीड फॉर सोशल इंट्रैक्शन। अपोजिट का देखो कैसे हो रहा है, ठीक है, द अपोजिट टेंडेंसी, दिस क्रिएट्स इंटरनल टेंशन दैट मोटिवेट द पर्सन टू सीक ए बैलेंस बिटवीन अलोन टाइम एंड सोशल टाइम, ठीक है। तो ये जो अपोजिट जो फोर्सेज हैं, इस वजह से एक बैलेंस बन जाएगा, ओके गाइस, कि इंडिविजुअल कुछ इंडिविजुअल खुद के लिए टाइम भी निकालेगा और थोड़ा बहुत दूसरों के साथ भी सोशल टाइम के लिए भी अपना मतलब कि जो एनर्जी इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर भी, साइकिक एनर्जी को वहाँ पर भी इन्वेस्ट करेगा। तो काइंड ऑफ एक बैलेंस बन रहा है। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस प्रिंसिपल बोरोड फ्रॉम द फिजिक्स स्टेट दैट टोटल अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी इन द साइकी इज
कांस्टेंट रहेगी बेसिकली, जो हमने सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम पढ़ चुके हैं। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, इफ एनर्जी इज विड्रॉन फ्रॉम वन एरिया ऑफ साइकी, मतलब कि एक एरिया से विड्रॉ कर लिया आपने। लेट्स से कि आप किसी स्पोर्ट्स में अपनी साइकिक एनर्जी को इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, अभी आपने वो बंद कर दिया है, वो एक्टिविटी करनी बंद कर दी है, तो अब वो साइकिक एनर्जी जो आपके पास बची हुई है, जिसको आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, अब वो कहीं और इन्वेस्ट करने लग जाओगे। तो एनर्जी ऐसे खत्म नहीं होगी, वो कहीं और ट्रांसफर हो जाएगी। सो इट डजंट डिसअपियर, इट इज ट्रांसफर टू द अनदर एरिया, ठीक है। द एनर्जी इज इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट रहती है। इट इज़ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट एक्सप्रेस डिफरेंटली, मतलब कि उतनी एनर्जी किसी और एक एरिया में, अलग अलग एरिया में आप डिवाइड कर दोगे उसको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बॉय शिफ्टिंग हिज फोकस फ्रॉम ए हॉबी टू ए गर्ल इज ए गुड इलस्ट्रेशन। जैसे कि मतलब कि एक इंडिविजुअल, एक लड़का अभी किसी हॉबी में अपनी साइकिक एनर्जी लगा रहा था, अभी कुछ टाइम से पहले उसकी एक कोई गर्लफ्रेंड बन गई, तो अब वो अपनी हॉबी जो एनर्जी वहाँ पे लगा रहा था, अब उसने शिफ्ट कर दी अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ। द एनर्जी प्रीवियसली इन्वेस्टेड इन द हॉबी इज नाउ इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप। इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट द सम ऑफ द एनर्जी माइट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एरिया। अगर एनर्जी बच गई है ज़्यादा तो किसी और एरिया में लगा दी जाएगी, सच एज सोशल एक्टिविटीज़ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके, जैसे कि इतनी एनर्जी थी जो प्रीवियस एक्टिविटी में यूज़ हो रही थी, अगली एक्टिविटी में इसका इतना पार्ट ही यूज हो पा रहा था, कुछ एनर्जी किसी दूसरी एक्टिविटी में लगा दी। ओके, ये यहाँ पे लग रही है रिलेशनशिप में। क्लियर? ओके, फिर एंट्रोपी का प्रिंसिपल आता है हमारे पास, टेंडेंसी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, की मतलब कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा। जैसे कि कार्ल यूंग बिलीव्ड that perfect balance is an ideal state represented by the self, the center archetype or wholeness and integration, कि एक बैलेंस होना जरूरी है। However, this perfect balance is rarely, if ever, fully achieved in reality. The constant flow of energy and emergence of new experience continuously disturb the balance. तो एंट्रोपी का हमारा बेसिकली क्या बात करता है? एंट्रोपी मतलब कि चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी, है ना। इक्विलिब्रियम की तरफ चीज़ें जाएंगी वैसे तो, बट हमारा क्या डिस्टर्बेंस होगा? जैसे कि कोई चीज़ सीक्वेंस में है तो सीक्वेंस में नहीं रहेगी, डिस्टोर्टेड हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि सेल डेथ की तरफ जाएगी, ओके, या फिर आपका जो गिलास का हमने एग्जांपल दिया था वो टूटने की तरफ जाएगा, ओके, तो उसको एंट्रोपी बोलेंगे। सो दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स दैट द साइकिक नेचुरल टेंडेंसी टू सीक बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इट इज़ द ड्राइव टुवर्ड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकिक एनर्जी अक्रॉस ऑल सिस्टम ऑफ द पर्सनैलिटी। सो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? इफ देयर इज एन इम्बैलेंस इन एनर्जी फ्लो इन टू सिस्टम, वन स्ट्रॉन्ग एंड अनदर वीक, एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सिस्टम टू वीकर सिस्टम। जैसे कि हमारी जो हमने ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया था, एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और किसी का, लेट्स से इसी एनालॉजी से समझते हैं इसको, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का कम टेम्परेचर है, उनको कांटेक्ट में रख दो आप, एनर्जी का फ्लो इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ऐसे ही एंट्रोपी का प्रिंसिपल इन्होंने साइकिक एनर्जी पे लगाया। ओके, कि अगर इम्बैलेंस है एनर्जी का तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सिस्टम टू वीकर सिस्टम अंटिल बैलेंस इज अचीव्ड। क्लियर? ठीक है, तो एंट्रोपी का प्रिंसिपल किसने यूज किया? कार्ल यूंग ने। एंट्रोपी का प्रिंसिपल बेसिकली वही है जो हमने पढ़ा है, तो बस उन्होंने साइकिक एनर्जी पे लगा दिया इन्होंने। जैसे नॉर्मल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड एंड कार्ल यूंग दोनों ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे जैसे कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है, या फिर जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करती है, जो प्रिंसिपल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सब साइकिक एनर्जी के ऊपर भी लग रहे हैं और एंट्रोपी का प्रिंसिपल भी लग रहा है, ये कार्ल यूंग ने, और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? अपोजिट क्रिएट टेंशन, ठीक है, जो अपोजिट हैं वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। इक्विवेलेंस इंश्योर्स दैट this energy is conserved and transformed. Entropy drives the psychic towards balance and equilibrium by redistributing this energy. Okay.
मतलब, और ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कार्ल यूंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर अराउंड द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड individualization, the journey towards psychological wholeness and transcendence function is the psychological mechanism that facilitate this process. Carl Jung divided life into 4 main stages. तो उन्होंने इंडिविजुअलिज्म का जिक्र किया है एंड ट्रांसेंडेंस फंक्शन का जिक्र किया है, ठीक है, जो कि और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और उन्होंने 4 मेन स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहले जो स्टेज है वो है चाइल्डहुड, ठीक है, उसके बाद जो स्टेज है यंग एडल्टहुड, मिडिल एज, इसके ऊपर उनका सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था, ओके, एंड लास्ट इज ओल्ड एज। बस आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं, ठीक है, डेवलपमेंट की, चाइल्डहुड, यंग एडल्टहुड और मिडिल एज, ठीक है, जिसके ऊपर कार्ल यूंग का सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था, एंड ओल्ड एज, ठीक है। और अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहो कि इसके बारे में क्या करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं या क्या पर्टिकुलर टेंडेंसीज बताई हैं, तो वो मैंने डाल दी है, ठीक है। चाइल्डहुड, यंग एडल्टहुड, मिडिल एज एंड ओल्ड एज, और एम्फेसिस कार्ल यूंग का था मिडिल एज पे। यहाँ पे बेसिकली जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की जो टेंडेंसी शो होती हैं, मूवमेंट टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिविजुअल बिगिन टू मूव सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन, कि मतलब वो खुद रियलाइज करना चाहता है, मतलब कि वहाँ पे हमें ये हो जाता है कि हम एक्चुअल में हैं कौन, ठीक है, तो वो हमारा मिडिल एज में हम अचीव कर पाते हैं। पर्पज ऑफ लाइफ, मीनिंग हमें क्या काइंड ऑफ जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, जो उनका है। कार्ल रोजर्स एंड दूसरे कौन है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ वैसी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पर्पज ऑफ लाइफ, एक्चुअल में आपका क्या पर्पज है। मिडिल एज में इंडिविजुअल शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड द सर्च ऑफ द मीनिंग, ओके। ये ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल जो स्कूल्स हैं या थॉट्स हैं उनकी तरफ जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, उन्होंने प्रोग्रेशन का जिक्र किया, एंड रिग्रेशन का जिक्र किया। रिग्रेशन यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। जो रिग्रेशन हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म था, मैं बता देता हूँ। रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, प्रीवियस स्टेज में हम चले जाते हैं, डेवलपमेंट स्टेज में, जैसे कि टेंटम शो करना, क्राइंग, दैट इज रिग्रेशन। हियर रिग्रेशन इज प्रोग्रेशन इज ए फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी, साइकिक एनर्जी के फॉरवर्ड मूवमेंट को प्रोग्रेशन बोला है, एंड ए बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी वेयर लिबिडो रिटर्न्स टू द अर्लियर मोर प्रिमिटिव मोड ऑफ फंक्शनिंग और द टू द अनकॉन्शियस, इसको रिग्रेशन बोला है, ओके। बस आपको ये याद रखना है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी इज रिग्रेशन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट इज प्रोग्रेशन। यहाँ से बहुत ही कम चांस है कि कोई क्वेश्चन इतनी डिटेल में पूछेंगे वो, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए कि प्रोग्रेशन और रिग्रेशन इन्होंने भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं कि साइकिक एनर्जी अगर टुवर्ड्स कॉन्शियस ईगो फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है, साइकिक एनर्जी वेयर कॉन्शियस ईगो अडेप्ट्स द डिमांड्स ऑफ बोथ एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रेशन है। और प्रिमिटिव मोड्स की तरफ अगर हमारा साइकिक एनर्जी जा रही है, ठीक है, अनकॉन्शियस की तरफ जा रही है, वो हमारा रिग्रेशन है। तो यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है। कार्ल यूंग ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था गर्ल्स के अंदर, पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। कार्ल यूंग स्टैंडर्डाइज, हाँ, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट को बनाया था, उसके बाद कुछ और भी आए हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब WAT हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था इस टेस्ट को, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि हमारा जिसमें हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं एज ए स्टिमुलस और सामने वाला रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, कुछ भी कह सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि पेन, तो सामने वाला कह सकता है पेंसिल, तो वो हम एसोसिएट करते हैं कि कैसे इसने रिस्पॉन्ड किए। उसके अंदर अभी जो हमारे पास टेस्ट है 100 वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। WAT को 1960 में कार्ल यूंग ने स्टैंडर्डाइज किया था, ओके। आई थिंक आपने वो मूवी देखी थी, उसमें भी होगा ये कॉन्सेप्ट पक्का। एंड इंट्रोवर्ट, ठीक था क्या? हाँ, उसमें दिखाया भी गया कि वो प्रोवाइड एडमिनिस्टर करता है सबसे। ठीक है,
ठीक है। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी टाइप इन्होंने दिए, डिस्क्राइब बाय हिम। एंड एक हमारा टेस्ट है मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI, वो कार्ल यूंग की थ्योरी पे बेस्ड है। ओके, उन्होंने 2 फंक्शन और ऐड कर दिए इसमें, जजिंग एंड परसीविंग। कार्ल यूंग ने 8 टाइप बताए थे, जैसे कि हमारा एक्सट्रोवर्जन और थिंकिंग हो गया, एक्सट्रोवर्जन और इंट्यूटेटिव टाइप हो गया, एक्सट्रोवर्जन सेंसिंग टाइप हो गया, एक्सट्रोवर्जन फीलिंग हो गया, और इसके इंट्रोवर्जन के सेम। ठीक है, तो 8 टाइप हो गए हमारे पास। तो इन्होंने जजिंग एंड परसीविंग 2 और ऐड कर दिए, सिर्फ और सिर्फ ये MBTI में, कार्ल यूंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है, तो अब इनके अंदर ये 8 पहले थे, 2 और ऐड कर दो तो टोटल 16 टाइप हो गए। MBTI में 16 टाइप है। ओके, इट फ्रॉम 16 पर्सनैलिटी टाइप्स, जो जैसे कि हमारा एक्सट्रोवर्जन और थिंकिंग हो गया, और ये जजिंग टाइप, जजिंग एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप। ठीक है, या फिर परसीविंग एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप। तो ऐसे हमारे पास 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन कीजिए। चलो इड का कॉन्सेप्ट जो कोरस्पॉन्ड कर रहा है कार्ल यूंग के साथ, वो शैडो की तरफ जा रहा है। ठीक है, देर इज नो इविल फोर्स एक्सप्लेन बाय कार्ल यूंग, देर इज नो सन एक्सप्लेन बाय कार्ल यूंग। ठीक है, पर्सनल भी कुछ नहीं था, पर्सनल कॉन्शियसनेस था शैडो। ये बताइए, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? हाँ जी भैया। पर्सनल अनकॉन्शियस इज द रीजन नेक्स्ट टू द ईगो, सही है ये? ठीक लग रही मेरे को तो, फॉरगेट एंड एक्सपीरियंस और सही नहीं है, क्या सी सही नहीं है। मस्कुलिन आर्किटाइप इन मैन इज कॉल्ड एनिमस। मैन के अंदर जो था वो था एनीमा। कैसे जाएंगे हम? फीमेल टाइप, फीमेल पर्सनैलिटी पार्ट ऑफ मेल। कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। सी को हटाओ, सी को हटाओ, सी को हटाओ, सी को हटाओ, ये आ गया 3। और पर्सोना इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डिमांड्स एंड एनवायरनमेंट। यस, यही है पर्सोना, जो हमारा मास्क होता है। ओके, सो A, B and D। अब खुद पढ़ लो भाई और आंसर करो, मेरा रेस्ट हो जाएगा थोड़ी देर। डी बी, डी डी हो सकता है, बी तो नहीं है। इसको क्रिएटिव को हटाओ, लिबिडो को हटाओ, सी 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 हो गया। ये रिपीट है क्वेश्चन? नहीं, रिपीट नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन रिपीटेड हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। नहीं नहीं, रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है। अगर आपको रिपीट लग रहा है तो आप कर दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें अगर आता है तो। ऑप्शन 4 नहीं, सेल्फ इज नॉट द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डिमांड्स ऑफ द, इट्स द पर्सोना। ठीक है, पर्सोनाइज, पर्सोनाइज। ठीक है, तो ये गलत है। डी सी वही बात है। एक मिनट को, मस्कुलिन आर्किटाइप इज मैन, मस्कुलिन आर्किटाइप इन मैन इज कॉल्ड एनिमस। नो, फेमिनाइन आर्किटाइप इन मैन इज कॉल्ड, फेमिनाइन आर्किटाइप इन मैन इज कॉल्ड एनिमा। ठीक है, और मस्कुलिन आर्किटाइप इन फीमेल इज कॉल्ड एनिमस। तो ये तो मैन में कह रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता मस्कुलिन आर्किटाइप
इन फीमेल इज एनिमस, तब ठीक होता, सी भी गलत है। ये तो सही है, ठीक है, ये भी अभी पढ़ा था, ए और बी। थर्ड सही होना चाहिए, ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी एंड डी आर नॉट। जल्दी बताओ। सी। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहता है वो प्रिंसिपल एंट्रोपी का होता है। सेकंड। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यस, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, सारे के सारे आर्किटाइप किसका पार्ट होते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे कार्ल यूंग की और नियो फ्रॉयडियन का इंट्रोड्यूस हो गया है, कार्ल यूंग की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, तो जो कि हमारा कार्ल यूंग की थ्योरी पे बेस्ड है। ओके, कुक ब्रिग्स ने डेवलप किया था इसको ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, तो कार्ल यूंग की जो टाइप की थ्योरी है उस पे ये बेस्ड है, तो इन्होंने ऐड कर दिया था हमारा इसके अंदर जो डायमेंशन है एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, जो कि कार्ल यूंग ने एक्सप्लेन की। सेंसिंग, इंट्यूटेटिंग, इंट्यूशन जो हमारी है इरेशनल, और रैशनल हमारी थिंकिंग एंड फीलिंग, एंड जो इन्होंने ऐड करी ब्रिग्स ने वो है हमारी जजिंग एंड परसीविंग। ओके, अब यहाँ से जो हमें मिल रहा था वो 8 टाइप मिल रहे थे। देखो हमारे पास 2 एटीट्यूड मल्टीप्लाई 4 फंक्शंस मल्टीप्लाई, ये जो इन्होंने 2 डायमेंशन इन्होंने ऐड कर दी प्लस ये 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 टाइप आ जाएंगे। ठीक है, 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, दीज डायमेंशंस रिफ्लेक्ट हाउ इंडिविजुअल अप्रोच द आउटर वर्ल्ड, जैसे जजर्स प्रेफर स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो जजिंग टाइप के होते हैं, वाइल परसीवर्स आर मोर फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल एंड ओपन टू न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्होंने 2 और ऐड कर दिए टाइप। ठीक है, तो 8 तो हमारे पास पहले ही थे, तो उन 8 के साथ ये दोनों ही साथ के साथ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक इक्वेशन ऐसे बनेगी तो 16 टाइप हमारे पास ये रहे। ठीक है, जैसे कि ESTG, जनरली आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे ऐसा कुछ, ये आई एम ESTG टाइप, आई एम ESFJ टाइप। ठीक है, तो दिस इज कि मतलब ESTJ का क्या मतलब है, एक्सट्रोवर्टेड, सेंसिंग, थिंकिंग, और इन्होंने जो अपनी डायमेंशन ऐड करी थी जजिंग। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल है एक्सट्रोवर्टेड होगा। ठीक है, सेंसिंग एंड थिंकिंग इसके अंदर कैपेबिलिटी होंगी, एंड इन्होंने जो ऐड करी जजिंग। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्टेड, सेंसिंग, फीलिंग एंड जजिंग वाला हो सकता है। एक्सट्रोवर्टेड, इंट्यूटेटिव, थिंकिंग एंड जजिंग टाइप हो सकता है। ऐसे ऐसे मतलब कि सबको ऐसे जोड़ दिया इन्होंने अपने इसमें टाइप इंडिकेटर में MBTI में, और इन्होंने 16 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी टाइप निकाले। ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि सारे के सारे पर्सनैलिटी टाइप के नाम बताओ। ठीक है, कुछ नहीं ऐसा, बस आपको 4 फंक्शन ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि कार्ल यूंग ने दिए हैं। फीलिंग, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जो इंट्यूटिंग टाइप है। ओके, 2 एटीट्यूड हमारे हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, कार्ल यूंग ने दिए थे। जजिंग एंड परसीविंग इन्होंने ऐड कर दिए, तो 16 बन गए टोटल। क्लियर? यस भैया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना कि टाइप इंडिकेटर हमारा बेस्ड है कार्ल यूंग की थ्योरी पे, टाइप जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है उस पर। ओके, सो एप्लीकेशन क्या है कि करियर काउंसलिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग में, लीडरशिप डेवलपमेंट में हम इसको यूज़ किया, मतलब एज एक हमारे पास टाइप इंडिकेटर है, तो हम पता कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल का कैसा टाइप है, इसका कैसा टाइप है। तो अलग अलग जगह पे हम उसको एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ इसका, इसको पढ़ लेना आप लोग। ओके।